हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और सॉलिड ज्योमेट्री में हम लोग 3D स्टार्ट किए थे, याद होगा आप लोगों को। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। आप लोग को एक बार छोटा में याद दिला दूं कि मान लो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है कोई भी लाइन, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। सही है। तो जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो जो कॉस अल्फा होता है उसको हम लोग एल बोलते हैं, कॉस बीटा होता है उसको हम लोग एन बोलते हैं, और जो कॉस गामा होता है उसको हम लोग एन बोलते हैं। पर इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। और इस एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। बोलो कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर हम लोगों ने कल ही एक चीज़ और पढ़ा। हम लोगों ने ये बात भी सीखा कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अर्थात कहने का भावार्थ ये है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 है। एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा बहुत बड़ा लिखने में हो रहा था इसलिए हमने उसको एल लिखा, कॉस बीटा भी बहुत बड़ा था इसीलिए उसको हमने एम लिखा। बोले इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया बात, बहुत मजा आया, वाह वाह। और सुनो, ठीक है। अच्छा, हमने फिर ये भी देखा था कि हमने इसको चेंज करा था तो लिखा था साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। सॉरी, गामा है ना, गामा। क्या इसको हमने 2 भी लिखा था? क्या इसमें कोई शक वाली बात नहीं है? कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करा। बोलो क्लियर है। तो ये भी 1 माइनस, ये भी 1 माइनस और ये भी 1 माइनस। तो क्या 1 1 1 3 1 हो गया, और ये इधर आया तो 2 हो गया, और बाकी सब उधर गया तो प्लस हो गया। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज एक सवाल हम लोगों को बोर्ड पे दिया हुआ है, 3 सवाल। सबसे पहले आप लोग क्या करें कि सवाल को नोट डाउन कर ले, है ना, और कुछ कुछ जगह छोड़ दीजिएगा बीच में। मैं सवाल पढ़ता हूं। बोल रहा है ए लाइन मेकिंग 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस एंड 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस, देन फाइंड द एंगल विथ जेड एक्सिस। तब उस लाइन का एंगल बताओ जेड एक्सिस। अच्छा, दूसरा सवाल, अल्फा माइनस बीटा 90 दिया हुआ है तो पूछता है गामा कितना होगा। बहुत बढ़िया। फिर बोलता है ए लाइन मेकिंग इक्वल एंगल थीटा, एक लाइन है जो इक्वल एंगल में बना रहा है, कितना, थीटा। किसके साथ, एक्स और जेड के साथ। बोलो क्लियर है। अच्छा, एंड बीटा विथ वाई एक्स, एंड बीटा विथ वाई एक्सिस, और साथ में दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलता है बताओ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। अच्छे सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। ये नहीं, ये और ये तो टाइम पास सवाल है। ठीक है, चलो रफ करा, चलो, है ना। तुम लोग नोट डाउन कर लेना, मेरे पास तो है ही लिखा हुआ सवाल। चलो सबसे पहले सवाल को देख लेते हैं। छोटू बउआ देखो इधर, बोलता है ए लाइन मेकिंग वाई एक्सिस 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है एग्जाम्पल के लिए, और एक लाइन है यहाँ पर। तो ये एंगल जितना बनाएगा एक्स एक्सिस उसको अल्फा बोले थे, याद करना, प्रीवियस लेक्चर देखो। तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, 45 डिग्री। बोलो कोई शक वाली बात। अच्छा, और बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बीटा है वाई एक्सिस मतलब कि 60 डिग्री। तो बोला है कि ये एंगल बताना है ना, ऐसी था ना, ऐसे लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस के साथ और ये जेड एक्सिस के साथ। सब समझाया गया है। तो तुमसे पूछा है कि बउआ गामा बताओ, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल, गामा एंगल। मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन एक बात तो पूरा क्लियर है भाई कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बोलो क्लियर है। वो एंगल मिला के कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। कोई शक वाली बात नहीं है, तीनों का जोड़ यही तो होता है। अच्छा, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर, अरे यार बार बार गामा, गामा इज इक्वल टू 1।
बोलो कोई शक वाली बात नहीं है। कितने लोग को ये बात पता चल गया कि cos 45 का मान √1/√2, तो कितने लोग ये देख पाए कि 1/2 हो गया। बोलो तुम लोग एली में हो इसलिए तुम लोग को रफ्तार जरूरी है। बोलो बिना रफ्तार का कोई भी काम होना पॉसिबल नहीं है। बोले इसमें कोई शक वाली बात वो भी नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा कितने लोगों को लग गया कि cos 60 का मान 1/2 होता है, लेकिन cos स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। cos स्क्वायर बीटा तुमको cos स्क्वायर गामा तुमको नहीं पता है। बोलो क्लियर है। कितने लोगों को लगा कि यहाँ पर लिखा जाएगा cos स्क्वायर गामा 1 - 1/2 - 1/4। बोलो कोई शक वाली बात। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो यहाँ चलेगा 4, यहाँ चलेगा 2, यहाँ चलेगा 1। आधे से ज़्यादा बच्चों को कुछ सही सब समझ आया। कितना लोगों को लग रहा है कि एलसीएम 4 लिखेंगे क्या? यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। कोई बात नहीं, एलसीएम 4। बोलो 4 - 2 - 1। बोलो कितने लोगों को लग गया कि cos स्क्वायर गामा = 1/4 आने वाला है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। इसका मतलब कि सुनना, cos स्क्वायर गामा 1/4, इसका मतलब cos गामा = ±1/2। हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। या इसका मतलब प्लस भी हो सकता है या तो फिर माइनस भी हो सकता है। बोलो कोई शक वाली बात। तो इसका मतलब गामा का 2 मान, या तो 60 डिग्री नहीं तो 120 डिग्री। बोलो क्लियर है। दोनों वैल्यू पर गामा का, अगर गामा 60 डिग्री रखेंगे तो 1/2 आएगा, गामा को 120 डिग्री रखेंगे तो भी 1/2 ही आने वाला है। बोलो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर है। सिंपल सवाल था। चलो और देखते हैं। मिटा दूं? अच्छा भाई, और देख सवाल। दूसरा सवाल हम लोगों ने क्या लिखा था दोस्त? दूसरा सवाल मेरे हिसाब से लिखा हुआ था अल्फा माइनस बीटा = 90 डिग्री। 90 डिग्री तो बोला है कि फाइंड गामा। शायद 90 डिग्री लिखा था ना, देख लेना 90 डिग्री है। ठीक है, चलो कोई शक वाली बात नहीं है। पूछा क्या तुमसे? गामा पूछा है। तो बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया भाई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कितने लोगों को याद है कि फॉर्मूला तो भाई बचपन से एक ही चीज़ सिखाया गया था, सवाल कुछ भी हो लिख तो यही देंगे। हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। बोलो ये तो निकालना ही है। तो कितने लोगों को ये बात लग गया मन में कि कहीं ना कहीं ये फंसा दिया मामला? कितने लोगों को लग रहा है ये बात कि अल्फा को यहां से लिख सकते हैं 90 + बीटा? कोई शक वाली बात? अच्छा यहां भी देख cos स्क्वायर बीटा, यहां देख cos स्क्वायर गामा = बोलो कोई शक वाली बात? अच्छा और सुनना, क्या cos 90 + थीटा क्या माइनस साइन थीटा? और क्या cos स्क्वायर है इसलिए प्लस साइन थीटा, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा और यहाँ है cos स्क्वायर गामा। कितने लोगों को लगा कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा = 1? तो कितना लोग ये देख पाए कि cos स्क्वायर गामा = 0? तो कितने लोग को लग गया कि गामा का मान क्या हो सकता है? नाइन्टी से काम चला लो। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो और देखते हैं आगे सवाल। चलो सवाल नंबर 3 आराम से पढ़ेंगे। जितना भी सवाल आएगा सारा सवाल सॉल्व करेंगे। बोलो क्लियर है? इसलिए कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, कोई रफ्तार नहीं, खूब आराम से, है ना? पता भी नहीं चलेगा और हम लोग पढ़ भी लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आओ आ गया जय भाई, बहुत बढ़िया। उसने एक बात बोला कि बोलता है तीसरा सवाल कि x और z एक्सिस के साथ थीटा एंगल और y एक्सिस के साथ बीटा एंगल। अरे यही ना बोला जी सवाल में तीसरा नंबर। अच्छा और फिर सवाल फिर साथ में बोलता है
कि साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही बोला। अच्छा, और सवाल पूछ दिया, बताओ कॉस स्क्वायर थीटा कितना है। पर इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब सवाल में देख, सवाल में रिलेशन क्या चीज का दिया हुआ है, साइन का रिलेशन दिया हुआ है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, एक्स और जेड के साथ थीटा और वाई के साथ बीटा। ठीक, अब क्या लॉजिक है उसका नहीं मालूम, लेकिन लॉजिक का बात क्लियर है कि वो रिलेशन साइन में दिया है। और मास्टर हमको तो सिखा के भेजा था कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होता है। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल और ये जेड एक्सिस के साथ एंगल। बोलो क्लियर है। लेकिन सवाल बोलता है कि एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल थीटा है, वाई एक्सिस के साथ बनाया गया बीटा है और जेड एक्सिस के बनाया गया थीटा है। बोलो इसमें कोई शक वाली बात, और इज इक्वल टू 2 है। बोलो क्लियर है। तो कितने लोग ये देख पाए कि ये 2 हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कितने लोग ये बात समझ पाए कि ये 3 हो गए। बोलो क्लियर है। तो और कितने लोग ये समझ पाए कि ये अकेले रह गए। तो कितने लोग को लगा कि ये 5 हो गए। कहां गया रे, अच्छा सॉरी, देखो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा है ना, और टोटल हो गए 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो कितने बात को ये बात लग गया, कितने लोगों को, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/5। पूछा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोलो कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस 2/5 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो कितना आ जाएगा देखो, 25 में से 4, 2/5 ही है ना, हाँ सॉरी, वन माइनस 2 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। सही है, निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये यहां का सवाल था। ठीक है, चलो अब देख लेना सवाल में क्या निकालने के लिए बोला गया था। इसमें सब कॉस, अच्छा इसको ये देख लो, टालो, देख लेना। साइन स्क्वायर तो आ गया, या कॉस बोला या कॉस स्क्वायर बोला है, जो भी बोला है साइन आ चुका है, बेटा वैल्यू निकाल लेना। बोलो क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, मतलब कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से आगे बढ़ सकते हो। चलो और देखते हैं, है ना। उसके आगे अब सवाल के आगे बढ़ जाइएगा आप लोग। बोलो क्लियर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो अब आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो कितने लोगों को ये बात पता है, एकदम ढंग से सुनना, फिर से मैं समझा रहा हूं एकदम इजी तरीके से, कि मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर ए, वो लिखा हुआ है 2y 3j 4k। ये लास्ट बार आज मैं बोल रहा हूं, ये चीज दोबारा आज के बाद नहीं सिखाने वाला। 2 3 4, इस 2 3 4 को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हमको पता है, 2/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आई, 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जे, 4/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, के। ठीक है, इसमें जो सुनना, 2 बाई, इसको सॉल्व कर दे,
4, 13, 29, 4, 13, 29, ठीक। √29, 3/√29, 4/√29। मतलब ये जो वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। मतलब यही तुम्हारा L है, ये तुम्हारा M है, ये तुम्हारा N है, यही तुम्हारा कॉस अल्फा है, यही तुम्हारा कॉस बीटा है, यही तुम्हारा कॉस गामा है। बोला क्लियर है एकदम अच्छे से। यहाँ तक का बात हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे और बहुत इजी तरीके से हम समझा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये तो भाई अभी तक का बात था। अब भाई आप लोग को पता होगा, है ना, यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। आप लोग को ऐसा इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है ना, कि 2020 के लिए लेटर एंट्री का जो एग्ज़ाम है वही 11 तारीख को होगा। और ऐसा उम्मीदता लोग सोच रहे हैं कि सेमेस्टर के बीच में है इसलिए कैंसिल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी होगा, ठीक है। तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो, तो यहाँ तक तो बात समझ में आया भाई। अच्छा, अब सोचो, एक बात सोचना, मैं तुमको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ और उस चीज़ को एकदम अच्छे से समझो। मान लो एक पॉइंट है, ठीक, और एक दूसरा पॉइंट है। बोलो क्लियर है? ये पॉइंट है ए पॉइंट, सही है। अच्छा, और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। हमको बचपन में एक बात सिखाया गया था कि जब दो गो पॉइंट जुटेगा ना तबे एगो लाइन बनेगा। मतलब एगो लाइन बनाने के लिए दो गो पॉइंट जरूरी है, ये बचपन में सिखाया गया था। तो हम बोले वाह, ये तो जुगाड़ हो गया। तो हम बोले हाँ बिल्कुल हो गया। तो क्या हुआ कि इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक। तो बोलता है बताओ इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन कितना होगा, इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन कितना होगा। कौन सा इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। तो हम ए बी वेक्टर क्या लिखने वाले हैं सो सुनना। ए बी, ए से बी, ए बी वेक्टर क्या लिखने वाले सो सुनना। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, मतलब x2 माइनस x1, x वाला लिखे हैं इसलिए i कैप, y माइनस y1, ये क्या लिखे? j कैप। अच्छा, ये लिखे सोचना z2 माइनस z1 k कैप। कोई शक वाली बात नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इजी करता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि x2 माइनस x1 की है। आखिर होगा तो दोनों नंबर ही ना। तो x2 माइनस x1 की, अरे दोनों तो नंबर ही है ना। ये भी कोई नंबर होगा, यहाँ पर x1 और x2 दिखाए हैं, होगा तो नंबर ही। जैसे मान लो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो अगर हम सोचो कि x2 माइनस x1 करते हैं तो मान लो कि a आता है, और y2 माइनस y1 करते हैं तो मान लो b आता है। अरे है तो नंबर है। अब ये करते हैं तो c आता है, ठीक। तो सुनना, तो ये जो लाइन है ए बी, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या आया है? सॉरी, डायरेक्शन रेशियो, हाँ, तो ए बी सी आया है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक। अच्छा, और अगर मैं बोलूं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे a अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी अंडर रूट
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये इसका क्या चीज़ है? तो डायरेक्शन कोसाइन है। अब कभी कभी क्या बोलेगा ना कि एक लाइन है, अच्छा याद रखना इसका डायरेक्शन कोसाइन ये है, इसका मतलब अब ये जो वेक्टर है ये अब ये वेक्टर नहीं रह गया, अब ये यूनिट वेक्टर हो गया। डायरेक्शन कोसाइन मेरे दोस्त तो उसी समय निकलता है जब हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। तो जब मान लो कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का और उसको बोलता है कि एल एम एन उसका डायरेक्शन कोसाइन है, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, इसका मतलब हमको यह बात समझ जाना है कि उस लाइन का वेक्टर के फॉर्म में यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। बोलो क्लियर है? अच्छा तो अब इसका हेडिंग क्या लिखा जाता है सो सुनना, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तुम बात को समझो, मान लो दो पॉइंट अगर एक दूसरे को जोड़ रहे हैं तो उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो कुछ नहीं करो, बुक में जानते हो क्या करता है? बुक में बोलेगा ना कि इसका डायरेक्शन कोसाइन, जो हम लोग सिंपल ए बी सी लिखे उसको क्या बोलेगा बुक में कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z1 माइनस z2 माइनस z1, ये है डायरेक्शन रेशियो। हम उसको एबीसी मान लिए छोटा में, मान सकते हैं ना, यही चीज है। तो एक सवाल हो जाए छोटा सा सवाल, ठीक है? समझना एकदम अच्छे से, एकदम अच्छा से समझना। बोलता है कि एक लाइन है, ऐसी टाइम पास है 2 3 4 और एक दूसरा पॉइंट है 5 6 7, 2 पॉइंट बोला। तो बोलता है बताओ इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे और इन दोनों को घटाते जाएंगे, x 3i y 3j, ये 3k। अच्छा ऐसा करते हैं ना, इसको चेंज कर देते हैं ना, 8 9 कर देते हैं, तब अच्छा लगेगा। सब 3 3 आ जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। 3 5 है ना, ये 3 घटाए तो ये 5 और ये 2। बोलो क्लियर एकदम? यहां तक लिखे? अब तुम बोलो दोस्त खुद ही कि इस लाइन का जो 2 पॉइंट जोड़ रहा है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? जो वेक्टर दिया रहता है उसी का कोऑर्डिनेट, मतलब आई जे के का कोफिशिएंट। तो 3 5 2 है। अच्छा, और इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन बोले तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसका मतलब सुनना 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 13 और 38 हो ना, 9 और 4 13 प्लस 25 38 है ना। इसका बोलना 5 बाई अंडर रूट 38 और ये 2 बाई अंडर रूट 38। बोलो क्लियर है? ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, है ना। अब सुन, लेकिन क्या हो जाता है ना, कभी कभी जेरॉक्स कर लेना, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो इतना फुर्सत नहीं रहता है। तो फुर्सत नहीं रहता तो ये 1 2 3 दिया रहता है, और मान लो ये दिया रहता है 8 4 6, मान लो ऐसे दिया रहता है, और तुमसे बोलता है डायरेक्शन रेशियो। मेरे पास टाइम तो है नहीं भाई, क्योंकि दुनिया के सबसे बिजी हम ही है, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं ना कि डायरेक्शन कोसाइन बोलता है, वो डायरेक्शन रेशियो बोलता है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 7 2 3, ये बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशियो। ये हो गया,
सही है। अब फिर डायरेक्शन कोसाइन बोलता है तो इसे लिख देते हैं, कॉमा लगा देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। बोलो 49 और 4 53, 53 और 9 62, बस। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, देख लेना जो होगा सेम मेरे हिसाब से। बहुत भारी भारी जोर है, 49, 53 और 9 62, ठीक है, हो गया सिंपल। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, तुमको भी नहीं हुआ होगा। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लोगे। अच्छा अब सुनना, कैसे दिया रहेगा और कैसे हमको समझना है, ठीक है। तुम सोच, जब बहुत जबरदस्त चीज सिखा रहे भी हम, क्या चीज है सो समझना है, ठीक है। क्या चीज बोला कि वो लाइन है, अगर 3D समझना है ना, वेक्टर की तरह समझो। अब बहुत इजी से समझा दूंगा। एक लाइन है, ठीक, हम बोले हाँ ठीक, तो बोलता है वो लाइन मान लेते हैं वेक्टर ए है। कौन चीज है? वेक्टर ए, और वो है x1i, x2j, x3k। ऐसा ऐसा कर दो, हाँ कर दो, छोड़ो, x1 y1 z1, ये है k। बोलो क्लियर है? एक लाइन है, और बात से को दूसरा लाइन है ये, और ये लाइन बोलता है ये लाइन वेक्टर भी है, ये लाइन वेक्टर भी है। तो हम बोले बिल्कुल सही बात। तो इसको लिखा गया x2i, y2j, z2k। बोलो कोई कष्ट वाली बात? अच्छा क्या बोला? तो ये दोनों एक लाइन दूसरी लाइन को कटा है, तो बोलता बताओ ये एंगलवा कितना है। हम बोले बिल्कुल सही बात। तो मेरे को एक बात याद आया कि भाई बचपन में एक बात हमको ये चीज सिखाया गया है कि अगर वेक्टर ए, इसको स्मॉल कर दो तो तुम लोग को ज्यादा चमकेगा, और इसको बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं तो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कॉस थीटा। बचपन की यादें हैं, इसको ताजा करा गया है। अब कितने लोग को लगता है कि ये और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है? तो बोले मेरे को लगता है। अब एकदम ढंग से सुनना, फिर बाद में एकदम पलटना नहीं अपने बात से भाई। तो हमने लिखा x1i, y1j, z1k। बोलो क्लियर है? देख मैं फॉर्मूला लिखा सकता हूं, लेकिन जानबूझ के प्रूव करा रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए और लॉजिक तुमको समझ में आए कि कहां से चीज आया, ताकि किसी भी तरह का सवाल हो जाए तुमसे बन जाए। अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखा तो सिर्फ फॉर्मूला बेस ही बनेगा यार, सिर्फ फॉर्मूला बेस थोड़ी बनाना है अपने को। अरे यार, अरे सिर्फ फॉर्मूला बेस थोड़ी बनाना है अपने को। बोलो क्लियर है? मेरे को तो वैसा सवाल बनाना है जो कोई भी दे दे, मेरे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बोले बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो हमने लिखा ये, फिर लिखा डॉट प्रोडक्ट ये, तो इसका लिखा x2i, y2j, z2k। बोलो बात एकदम क्लियर है, एकदम सन्नाटे की तरह समझ में आ रहा है सब कुछ। बोलो क्लियर है? तो ये डॉट भी, ए का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी ए का मैग्नीट्यूड, बोलो क्या लिखेंगे? x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अच्छा b का डॉट प्रोडक्ट, x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2, सॉरी b का मैग्नीट्यूड, सॉरी z2, और इनटू में cos थीटा। हाँ ना बोल? अच्छा तो कितने लोगों को लगा था कि इसका डॉट प्रोडक्ट, क्या बचपन की बातें याद है? क्या i का डॉट i के साथ 1 होता है और उसका बाद बाकी किसी का डॉट 0 हो जाता है? बोलो क्लियर है? इसमें कोई शक वाला बात नहीं है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है एकदम? यहां तो कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो एकदम क्लियर होगा तुम लोग को मेरे हिसाब से। बोलो क्या i का डॉट i के साथ 1 होता है और बाकी किसी के साथ उसका डॉट 0 होता है? क्या तुम लोग को ये सब बात याद है? तुम लोग सब कुछ भूल गए? बहुत बढ़िया हो, तुम लोग भूल गए, तुम लोग बहुत होशियार हो, तुम लोग मन में कोई भी बात नहीं रखते हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। और सुनना, क्या इसका डॉट इसके साथ x1 x2, क्या इसका डॉट इसके साथ y1
y2, क्या इसके डॉट इसके साथ z1 z2। क्या मैं इन दोनों भाई को नीचे लेके आ जाऊं? सोच, मैं दोनों भाई को लेके आ गया, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर और इनटू में कॉस थीटा। थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो क्लियर है? और कुछ तो नहीं करा है, लेकिन सवाल यहां से पूछा ही नहीं ना, सवाल यहां से पूछा ही नहीं, सवाल तो उसने कुछ और बना के रखा हुआ था। पहले इसको पहला अंडरलाइन कर लो। बोलो क्लियर है ना? लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है कि दो, अगर तुमको थीटा दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, पहला फॉर्मूला एंगल निकालने का। बोलो क्लियर बात है? चलो ठीक, तो ऐसा आएगा वो, सॉल्व उसी बेसिस पे करा हमने, ठीक। लेकिन मैं यहां रुका नहीं, मैं यहां रुका नहीं। देख, मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तुम लोग सिर्फ अप्लाई करना। मैं यहां रुका नहीं। मैं क्या देखता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको अलग कर दिया। क्या तुम लोग को याद है कि a प्लस बी बाई 4 को लिख सकते हैं a बाई 4 प्लस बी बाई 4? वही चीज करा यहां भी, अलग करा। तो सेम काम मैंने किसके साथ करा? y1 और y2 के साथ भी करा। x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, अंडर रूट x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? क्या यही काम हमने z के साथ भी करा? बोलो क्लियर है? मतलब कि z1 इंटू z2 अंडर रूट x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, सॉरी x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर और z2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब मैं एक चीज दिखाता हूं, सुनना। क्या वेक्टर ये है? एकदम ढंग से सुन। अगर ये वेक्टर है तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है? इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है? x1, y1, z1, पिछले बार की तरह। और इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है? तो x1 बटा अंडर रूट x1 प्लस y1, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ये l यूनिट वेक्टर। तो क्या मैं इस वाले को लिख सकता हूं कि ये पहला L1 है डायरेक्शन रेशियो, और ये दूसरे वाले का, ये m पहले वाले का और ये दूसरे वाले का, ये n पहले वाले का और ये दूसरे वाले का, और इज इक्वल टू कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? ये दूसरा फॉर्मूला है। देख मैं क्या कर रहा हूं, सुनना, कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा सा भी नहीं। देख, मैं इसका, इस वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूं, इस वेक्टर का। तो मैं लिखूंगा x1 अंडर रूट x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन। उसी तरीके से y1 के लिए मैं लिखूंगा x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर। उसी प्रकार से मैं z2 लिखूंगा, सॉरी z1 लिखूंगा अंडर रूट x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर। और इसको मैं l बोलूँ, इसको मैं n बोलूँ, इसको मैं n बोल सकता हूं। लेकिन यहां पर दो लाइन है तो इसको L1 L2 L1 M1 और N1 बोल देते हैं। सुनना, तो ये वाला क्या बना L1, ये वाला क्या बना L2, ये वाला क्या बना, सॉरी L1 M1 M1, L1 M1 N1। तो उसी प्रकार से अगर मैं इसका निकालूं तो यहां सब जगह 2 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा L2, ये बन जाएगा M2, ये बन जाएगा N2। तो एक दूसरा
बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो ये दूसरा आ गया, बात को समझता है एकदम। तो 2 फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। अब 2 फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा? अगर वो बोलता है कि मान लो एक लाइन है, उसका वेक्टर फॉर्म नहीं दिया हुआ है, उसका बोलता है कि उसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है दोनों लाइन का, ठीक है। तो दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो आराम से थीटा निकाल लेंगे हम लोग। अगर दोनों का वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग इस तरीके से जाएंगे, मतलब डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है तो इस तरीके से जाएंगे। अगर डायरेक्ट वो डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है तो हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। बोलो 2 फॉर्मूला लिखे हम लोग एंगल निकालने का। बोलो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सही है। तो निचोड़ ऑफ द स्टोरी हम सुनाते हैं तुमको। निचोड़ ऑफ द स्टोरी, नोट क्या करना है? नोट हेडिंग है तुम्हारा जो हम लोग पढ़ रहे थे, वह है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। सुनना, कॉस थीटा, उसको लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये लिख सकते हो। ये बराबर हो सकता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर अंडर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, ठीक। ये बराबर हो सकता है L1 L2 M1 M2 N1 N2। ये डायरेक्शन कोसाइन जब दिया रहेगा दोनों लाइन का, मतलब कोई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो ये चीज़ लगा देंगे फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइन। अगर वो वेक्टर दिया रहेगा तो ऐसे लगा देंगे। बोलो क्लियर है? तो ये था एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है। अच्छा, अब सुनना। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो जाएगा बात, और आगे बढ़ते हैं। बोलो क्लियर है? तो यहाँ तक तो हम लोग बात को समझ पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।